नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी आज़ाद एडवोकेट होशियारपुर पंजाब से। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान बनाम संविधानवाद। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जो एक कानूनी तौर पर खास महत्व रखता हो, इम्पोर्टेंस रखता हो, यानी जिसकी इम्पोर्टेंस बाकी के सारे कानूनों से ऊपर हो या ज़्यादा हो और उसको लोगों द्वारा प्रवानगी भी मिली हो। यही कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के अलग अलग अंगों का ढांचा तैयार करता है और कामकाज को निर्धारित करता है। यहाँ पे सरकार के अंगों का मतलब जैसे कार्यपालिका, जिसे हम अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, और विधानपालिका जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन एंड मैनी अदर, ये सब सरकार के अंग या ऑर्गन हैं और इन सब अंगों को रेगुलेट एंड एम्पावर करता है हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को देश का सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है और फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड भी बोलते हैं। सरकार के सभी अंग या ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर प्राप्त करते हैं और संविधान के दायरे में रहकर ही उन्हें काम करने होते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तानाशाही से 36 का आंकड़ा रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की मौजूदगी होने पर भी शायद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो। जैसे किसी देश में तानाशाही गवर्नमेंट हो तो वहाँ के लोग या सरकार बोलेंगे कि जो हमारे तानाशाह ने कह दिया या कर दिया वही कानून है और वही संविधान है। यानी तानाशाही सरकार में संविधान हो सकता है परंतु कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ऐसा सिद्धांत यहाँ पे तानाशाही ना हो और रूल ऑफ लॉ हो, यानी कानून का शासन हो। जो कानून में लिखा हो उसे ही प्रमुख माना जाए और कानून के खिलाफ जाने या बोलने वाले का मुंह बंद होना चाहिए। कोई भी इंसान कानून के ऊपर ना हो, यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि वास्तविकता में भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा सिद्धांत है जो सरकार को ताकत तो प्रदान करता है परंतु उस ताकत के इस्तेमाल पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है ताकि उस ताकत का दुरुपयोग ना हो सके। अब हम थोड़ी सी नज़र उन सिद्धांतों पर मार लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित संविधान। आप कमेंट में लिख के मेरे को बताइए कि क्या भारत में लिखित संविधान है। मैं आपको कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो में पूरी तरह से ध्यान बना रहे। अब दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देता है, उसका नाम है फेडरलिज्म। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदान की गई सारी की सारी शक्तियां सेंटर के पास सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, निचले स्तर तक डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। पावर्स को डिसेंट्रलाइज्ड करने का मतलब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना निचले स्तर तक। उसके बाद तीसरा सिद्धांत जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देता है उसका नाम है फ्री इलेक्शन। अब 2019 की लोकसभा की इलेक्शन में यह सुनने को आया था कि 2050 से इलेक्शंस नहीं किए जाएंगे। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह कहा जा सकता है कि हम तानाशाही को बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। चौथा सिद्धांत जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देता है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इन दिनों जुडिशरी पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जुडिशरी भी भारत की सरकार के अनुसार ही काम कर रही है और उनके फेवर में फैसले सुना रही है। इसमें भी कितनी सच्चाई है यह तो नहीं पता, लेकिन यह बात तो सत्य है कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना रही तो संविधान भी नहीं रहेगा। पांचवा सिद्धांत है जुडिशियल रिव्यू का। यह सिद्धांत भी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से संबंधित है, लेकिन मैंने इसे अलग रखा है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में पाया जाता है। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंचाते हैं तो ऐसे लॉ नल एंड वॉइड होंगे और कोर्ट्स यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती हैं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह पावर आर्टिकल 32 के अधीन मिली है। और अगर
हाई कोर्ट ऐसा कोई कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है तो वो उसको पावर 226 आर्टिकल के अधीन मिली है। अगला सिद्धांत जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देता है वो है फंडामेंटल राइट्स का। यह सिद्धांत भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देता है और सरकार के मनमानेपन पर प्रतिबंध लगाता है। सातवां सिद्धांत जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देता है वो है रूल ऑफ लॉ। इसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कानून का शासन होगा ना कि किसी इंसान का, जैसे किसी तानाशाही में होता है। आठवां सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। अब अगर बात करें तो भारत देश में, मैं ऐसे भारत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में देश का नाम लूँगा क्योंकि यह भी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कि भारत देश यानी इंडिया को इंडिया कहा जाए या फिर भारत या हिंदुस्तान। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया डेट इज भारत के प्रमुख तौर पर 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, और तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं और तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब लेजिस्लेचर का काम एग्जेक्टिव नहीं कर सकता, ना ही जुडिशरी कर सकती है, या फिर एग्जेक्टिव का काम लेजिस्लेचर और जुडिशरी नहीं कर सकती और जुडिशरी का काम लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लेजिस्लेचर का काम कानून को बनाना है। जैसे कोई भी कानून की बात कर लें, भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था और उसको पास किया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर मानी जाएगी। इंडियन पीनल कोड को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भी लेजिस्लेचर कहलाएगी। ऐसे ही 2019 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फेवर में रिजर्वेशन का कानून पारित किया गया था, तो वो इंडियन पार्लियामेंट ने पारित किया था, तो इंडियन पार्लियामेंट भी लेजिस्लेचर कहलाएगी। अब हम एग्जेक्टिव की बात करें, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कई बार बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है। एग्जेक्टिव का काम होता है कानून को लागू करवाना। जैसे इस वक्त पंचायत की इलेक्शन के लिए कानून है कि हर 5 साल में एक बार इलेक्शन कराई जाएगी। अब अगर पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर यह कानून पास कर दे कि पंचायत की इलेक्शन हर 3 साल में करवाई जाएगी, तो एग्जेक्टिव का काम है कि स्टेट लेजिस्लेचर के इस कानून को लागू करना। तो अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की घोषणा 3 साल खत्म होने पर नहीं करती है, तो यह संविधान की उल्लंघना होगी और उस पंचायती कानून की भी जो नया बनाया गया था उसकी भी उल्लंघना होगी, जिसके लिए देश का कोई भी नागरिक कोर्ट में केस दायर कर सकता है। अब आगे आता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है लॉ की व्याख्या करनी, लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी, और अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के विरुद्ध है यानी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना। साथ में अगर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी किसी कानून की इम्प्लीमेंटेशन में विफल हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं, तो उसको आदेश देना कि उस लॉ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, यह भी काम जुडिशरी का है। और अगर जुडिशरी के फैसले के बाद भी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो कोर्ट का अपमान माना जाएगा और 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा कानून बनाने के पीछे लोगों की अपनी इच्छा है, क्योंकि यह कानून इनडायरेक्टली लोगों ने ही बनाया है। संविधान के सबसे पहले 5 शब्द हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया।